हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है कोशिका, इंग्लिश में कहते हैं जिसे सेल। तो इस टॉपिक पर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ये सेल का डायग्राम है। टॉपिक सेल and its organelles। कोशिका व इसके कोशिकांग। आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का, कोशिका। पूरी बायोलॉजी के अंदर ये जो टॉपिक है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बायोलॉजी का कहें या जीव विज्ञान का कहें क्या है, बेस है या आधार है। इसी टॉपिक से आगे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो कोशिका क्या है? सबसे पहले हम कहें कि किसी भी जीव की जो यूनिट है या हम कहें जीवन का जो आधार है या यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या कहलाती है? कोशिका ही कहलाती है। सबसे पहले लिख सकते हैं हम यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की इकाई क्या कहलाता है या क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। क्योंकि एक कोशिका ही जो है मिल करके या जुड़ करके, आपस में कोशिकाएं जुड़ करके एक जीव का निर्माण करती हैं। इसी के बेसिस पर कोशिका के लिए हम क्या बात कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई। क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सेकंड बात कहें या सेकंड जो किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई, या जिसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट या हम कहें किसी भी जीव की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट। तो क्या कहते हैं कि कोशिका जो है, कोई भी जीव है, चाहे वो छोटा जीव है या हम कहें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा जीव या सूक्ष्म जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, सभी का शरीर जो है वो उनकी जो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ये सेल जब ठीक तरह से वर्क करती हैं, काम करती हैं, तभी जो कोई भी जीव है उसका शरीर जो है वो क्या करेगा? अच्छे से वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका क्या है? किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई या कहें मूलभूत इकाई। अब बात आती है कि सेल जो है इसकी खोज किसने की? सबसे पहले यदि हम हिस्ट्री में देखें तो खोज किसने की थी? सबसे पहले की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। 1665 में की। किसमें की? तो पेड़ की कॉर्क। और ये जो सेल या ये कोशिका जो इन रॉबर्ट हुक ने खोजी, ये कैसी थी? डेड, मृत कोशिका की खोज की। क्वेश्चन आता है कि मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। और जब इन्होंने इस कॉर्क की एक
थिन लेयर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने क्या देखा, उनको इस तरह से कुछ संरचनाएं दिखाई दी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरह से। और इन्हीं संरचनाओं को या ऐसे स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने नाम नहीं दिया था कोशिका, तो ये क्या थी, कोशिकाएं डेड थी। और इन्होंने इनको नाम क्या दिया था, नाम दिया था सेलुलाई। और रॉबर्ट हुक ने अपनी इस खोज को किसमें प्रकाशित किया, इनकी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया। अपनी इस बुक जो खोज है इसको किसमें प्रकाशित किया था, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर पब्लिश किया। अब नेक्स्ट इनके द्वारा खोजी गई जो सेल थी वो क्या थी, डेड सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर कि जीवित सेल की क्वेश्चन आता है, जीवित सेल की खोज किसने की थी, तो एंटोनी ल्यूवेनहोक। एंटोनी ल्यूवेनहोक। और यही एंटोनी ल्यूवेनहोक जो है ये क्या कहे जाते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और इन्होंने जीवित सेल की खोज किस में की थी, तालाब के पानी में। एंटोनी ल्यूवेनहोक को जीवित कोशिका की खोज का श्रेय जाता है और एंटोनी ल्यूवेनहोक को ही हम कहें क्या कहा जाता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जनक। पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया, वायरस, तो जो बैक्टीरिया है या हम कहें जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो क्या कहलाते हैं, एंटोनी ल्यूवेनहोक कहलाते हैं। इसके बाद इन्होंने जिसकी भी या जिस सेल की खोज की उसको सेल नाम ना दिया, क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो सेल का सेल नाम या हम कहें सेल नाम किसके द्वारा दिया गया, हर्टविंग के द्वारा, जिसका मतलब है एक छोटा सा कमरा। ठीक है, तो सेल नाम किसके द्वारा दिया गया, सेल नाम दिया गया हर्टविंग के द्वारा। और ल्यूवेनहोक ने इसको क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल नाम दिया था। ठीक है, तो सेल की जो खोज है हमने देखी, सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर उसके बाद जीवित सेल की खोज हुई, किसने की, ल्यूवेनहोक ने की। लेकिन सेल नाम जो किसने दिया था वो हर्टविंग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी या जिसको बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया गया था, दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन व श्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया। और क्या कहा अपने इस सिद्धांत के अंदर, तो पहला पॉइंट इनके द्वारा जो दिया गया था वो ये था कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना है। सेकंड क्या पॉइंट था कि प्रत्येक सेल में या कोशिका में
केंद्रक पाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। थर्ड क्या बात कही थी इन्होंने, प्रत्येक सेल में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गन्स। जैसे किसी भी जीव के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हम हमारी बात करें, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन है ना, अलग अलग अंग है। जैसे हमारे शरीर में स्टमक है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, तो ये सभी अंग पाए जाते हैं। प्रत्येक अंग अपने अपने फंक्शंस करता है। उसी तरह से कोशिका के अंदर भी क्या होता है, कोशिका के अपने खुद के अंग पाए जाते हैं। ये अंग अपना अपना फंक्शन करते हैं सही से। जब कोशिका के सभी अंग अच्छे से फंक्शन करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग या उसी के बेसिस पर हम कहें कोई भी जीव है उसका शरीर जो है वो क्या करता है, सही से वर्क करता है। तो ये जो सेल थ्योरी थी या हम कहें कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, श्वान व स्लाइडन के द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट है प्रत्येक जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। प्रत्येक सेल या प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। थर्ड, प्रत्येक सेल में कुछ या कहें कोशिकांग पाए जाते हैं। अब ये थ्योरी की बातें जो थी, कुछ जगह पर या हम कहें 1-2 पॉइंट्स ऐसे थे जहां पर क्या हुई, सिद्ध नहीं हुई या हम कहें एक्सेप्शनल केस आए। अपवाद क्या थे इस थ्योरी के, एक्सेप्शन। फर्स्ट, पहला ही पॉइंट क्या कहा है कि प्रत्येक जीव किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इसका अपवाद पहला है वायरस। हिंदी में बोलते हैं विषाणु, क्योंकि वायरस जो है ये कैसा है, अकोशिकीय जीव है, एसेलुलर। अकोशिकीय क्यों है, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन से। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ है। इसका शरीर हम कहें कोई सेल से या कोशिका से मिलकर नहीं बना है। और वायरस को क्या कहा जाता है, सजीव व निर्जीव जगत के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वायरस होता है ना, वायरस ये क्या है, निर्जीव भी रहता है और सजीव भी रहता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर रहता है, तो पहले हम कहें कि ये निर्जीव कब होगा या इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कब होता है, जब तक इसको कोई होस्ट या फिर कहें इसको कोई परपोषी नहीं मिलता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए वायरस है, इसको शरीर नहीं मिला या किसी के अंदर एंटर नहीं हुआ, बाहर ही कहीं पर है, तब तक ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है या निर्जीव है। लेकिन जैसे ही इसे कोई भी होस्ट मिल जाता है या मैं बोलूँ इसे कोई भी परपोषी मिल जाता है, तो यह उसके शरीर के अंदर जाकर के अपने अंदर या अपने मल्टीपल करना स्टार्ट कर देता है या अपने अंदर वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है और एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सजीव व निर्जीव जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो वायरस जो है ये क्या है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। सेकंड हम देखें तो जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब इसी का अपवाद देखेंगे तो प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के
फ्लोएम, प्लांट्स के अंदर क्या है, एक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ठीक है। संवहन पूल इसको बोलते हैं या संवहन बंडल बोलते हैं। इनके अंदर एक फ्लोएम नाम की संरचना होती है। उस फ्लोएम के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं चालनी नलिकाएं। चालनी नलिका या इंग्लिश में बोलेंगे सीव ट्यूब्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो देखो ये भी एक तरह की कोशिका है लेकिन बिना केंद्रक की है। सेकंड, इसी के अंदर हम देखेंगे, फर्स्ट सेकंड देखेंगे कि जो स्तनधारी होते हैं या मैमल्स, स्तनधारियों की आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पसल्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखो ये भी एक तरह की, आरबीसी भी क्या है, ब्लड के अंदर पाए जाने वाली सेल्स हैं, कणिकाएं हैं, तो उनके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। लेकिन एक इसका भी हम उदाहरण या अपवाद देखेंगे। इसका अपवाद है ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है या हम कहें ऐसा स्तनधारी है जिसके ब्लड की आरबीसी के अंदर क्या पाया जाती है, केंद्रक पाया जाता है। तो ये इसके क्या हो गए, अपवाद हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड इसकी क्या कमी रह गई थी इस सिद्धांत की, कि जो दोनों साइंटिस्ट थे श्वान व स्लाइडेन, ये इसकी व्याख्या नहीं कर पाए कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं कैसे बनती है या एक कोशिका वाले शरीर से अरबों कोशिकाओं वाला शरीर कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि किसके बारे में नहीं बता पाए, एक कोशिका से अनेक कोशिका वाला शरीर कैसे बनता है। जैसे कि एक जाइगोट होता है, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात ही कर लें, जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो उसके दौरान क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। तो इस युग्मनज से एक पूरे फीटस का कह सकते हैं या पूरे एक बेबी का निर्माण किस तरह से होता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो ये जो कमियां थी या हम कहें जहाँ पर सेल थ्योरी जहाँ फेल या असफल हो गई, वो कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट आई मॉडर्न सेल थ्योरी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर क्या बात बता दी गई, जो वहाँ की कमी थी, थर्ड कमी जो सबसे मेन थी, क्या थी कि एक सेल से अनेक सेल्स कैसे बनती हैं। तो इसके बारे में किसने बताया, साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या बताया या किसके बारे में बताया, एक सेल से अनेक सेल्स कैसे बनती हैं या किस प्रोसेस से बनती हैं। उस प्रोसेस को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल विभाजन या कोशिका विभाजन। रुडोल्फ विर्चो ने एक कथन भी दिया इसके बारे में। क्या कथन था उनका, ग्रीक भाषा के अंदर कथन था ये। उन्होंने कहा
क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है पुरानी कोशिकाएं। सेलुला का मतलब कोशिका, ई का मतलब नई, इसका मतलब कोशिका। तो रुडोल्फ विर्चो ने नई जो सेल थ्योरी थी, मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर कहा कि जो पुरानी कोशिकाएं होती है, ये पुरानी कोशिकाएं ही सेल डिवीज़न के दौरान, हम कहें हिंदी में कि कोशिका विभाजन की एक प्रोसेस के दौरान ही क्या करती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। तो ये थी हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जीव है, अब जीव के अंदर कोई भी जीव हो सकता है, चाहे वो प्लांट की बात कर लें, चाहे हम किसी एनिमल की बात कर लें, ठीक है, चाहे कोई प्लांट है, एनिमल है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी है, उनके शरीर का या कहें जीवों के शरीर का संगठन कैसे बनता है, शरीर का संगठन, कि उनका शरीर बनता कैसे है। तो मैंने आपको पहली ही लाइन बताई थी कि कोई भी जीव हो, उसका शरीर का सबसे बेसिक यूनिट बोल दें या हम कहें सबसे मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट जो होती है, वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। हिंदी में कहेंगे कोशिका कहलाती है। जब कोशिकाएं आपस में मिलती हैं या कहें कोशिकाएं जो समान उत्पत्ति में होंगी, समान फंक्शंस होंगे, उनके समान ही संरचना होगी, जब वो आपस में मिलेंगी तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। इंग्लिश में कहेंगे टिश्यू। इसी तरह से जब समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाले टिश्यू आपस में मिलेंगे या ऊतक आपस में मिलेंगे, किनका निर्माण होगा? अंगों का निर्माण होगा, ऑर्गन्स। और जब सेम फंक्शंस वाले ऑर्गन आपस में मिलेंगे तब किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का। ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। जब काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम एक म्यूचुअल में क्या करेंगे? फंक्शंस करेंगे, तब किसका निर्माण होता है? एक जीव का निर्माण होता है, एक लिविंग थिंग का निर्माण होता है, या हम कहें एक शरीर का निर्माण होता है। अब वो शरीर प्लांट का भी हो सकता है और हम कहें कि किसी एनिमल का भी हो सकता है या कोई सूक्ष्म जीव हो सकता है, उनका भी हो सकता है। तो हम कहें किसी भी जीव का जो शरीर का संगठन है, उनकी बॉडी किस तरह से बनती है, तो सबसे छोटी यूनिट जो है या हम कहें फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? कोशिका। एक कोशिका, जब एक कोशिका के साथ जब और कोशिकाएं जुड़ेंगी तो बनेंगे टिश्यू। टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र जब जुड़ते हैं तब किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण होता है। तो ये हमने कोशिका का देखा। अब देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोशिका या सेल की स्टडी ऑफ सेल कि किसी भी कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, या हिंदी में कहें कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट, फादर ऑफ साइटोलॉजी क्या होते हैं, या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कौन है? रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी आपसे पूछ लिया जाए तो रॉबर्ट हुक जो है, यह है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब आपको एक थोड़ा सा कोशिका के डायग्राम को दिखा देते हैं। ये है कोशिका। अब इसमें आप देखोगे कि दो कोशिकाएं हैं,
यहाँ जो है फर्स्ट नंबर वाली ये कौन सी कोशिका है? पादप कोशिका या प्लांट सेल है। नेक्स्ट जो है ये कौन सी है? ये एनिमल सेल है या हम कहें जंतु कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं के डायग्राम अलग अलग क्यों हैं? तो इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं जिनके कारण से दोनों ही अलग अलग होते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं इनके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब कोशिका का जो डायग्राम है इसके बारे में थोड़ा सा बाद में हम देखेंगे, उससे पहले देखेंगे कि कोशिका के बारे में या किसी भी सजीव जगत के अंदर सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सजीव जगत की हम कहें तो सजीव जगत की सबसे बड़ी सेल किसको कहा जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग। सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए तो न्यूरॉन, हिंदी में कहेंगे तंत्रिका कोशिका। यह सजीव जगत की क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल। सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी जो सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 0.1 से लेके 0.25 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है? साइज होता है। और माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है? PPLO भी कहा जाता है। एक और नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं पादप जगत के जोकर। या बहरूपिया। बहरूपिया आपने सुना होगा। बहरूपिया होते कौन से? जिनके बहुत सारे रूप होते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा भी है ये भी क्या है? काफ़ी सारे रूप के अंदर चेंज होता रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पादप जगत के जोकर या फिर बहरूपिया। PPLO फुल फॉर्म लिखो इसकी। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो निमोनिया का हम कहें निमोनिया का जो सूक्ष्म जीव है उसी की तरह इसकी स्ट्रक्चर होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या PPLO। यह माइकोप्लाज्मा जो है सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अब बात करें कि मानव शरीर के अंदर, ये तो क्या था ओवरऑल हमने पूरी लिविंग थिंग्स के अंदर देखा है। मानव शरीर के अंदर देखें सबसे बड़ी सेल तो अंडाणु, ओवम। सबसे छोटी सेल शुक्राणु। सबसे लंबी सेल न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका। तो हमने ये देख लिया कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोशिका की संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल।
ऑफ द सेल किसके बेसिस पे? उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो दो तरह की होती हैं, पहली लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, शुद्ध हिंदी के अंदर, असीम केंद्री और ससीम केंद्री। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब इस नाम के अंदर से ही यहाँ से पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। तो प्रोकैरियोटिक शब्द जब हम देखें तो दो शब्द हैं, प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रो और कैरियो। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, या हिंदी में कहते हैं आद्य, आदिम। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? लेस डेवलप्ड होता है, या तो एब्सेंट होगा, अगर होगा भी तो वो लेस डेवलप्ड होगा, या हम कहें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, आदिम प्रकार का होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक क्या होगा? लेस डेवलप्ड। नेक्स्ट यूकैरियोटिक देखें तो यू का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित। ठीक है, या कहें सुविकसित, फुली डेवलप्ड होता है, सुविकसित। कैरियो केंद्रक, तो ऐसी सेल जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। मेन इसका डिफरेंस सबसे पहले हम यही देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, और यूकैरियोटिक ऐसी कोशिका जिनके अंदर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इनके अंदर क्या है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो केंद्रक पाया भी जाता है, केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली, या इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। झिल्ली क्या होती है ये आगे हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन का आवरण नहीं पाया जाता, जबकि यहां देखें तो केंद्रक के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते। दोहरी झिल्ली वाले मतलब डबल मेम्ब्रेन, ये भी हम आगे देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं। और यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोशिकांग क्या है? प्रत्येक शरीर की सेल के अंदर क्या अलग से प्रत्येक कोशिका के अंदर अपने खुद के अलग से अंग पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो ये जो डिफरेंस हमने देखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है यह है
अल्प विकसित केंद्रक वाली है, जबकि यूकैरियोटिक क्या है, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक वाली कोशिका होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो दो तरह के जीव देखते हैं हम। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव या हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। सेकंड हम देखते हैं मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में क्या डिफरेंस है? तो ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। अब एक ही कोशिका जो है वो पूरे शरीर की जितनी भी फंक्शंस है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल एक कोशिका ही खाना खाने का काम करेगी, वही कोशिका पचाने का काम करेगी और वही कोशिका उसके उत्सर्जन का काम करेगी और यही एक अकेली कोशिका जनन का काम करेगी और यही एक कोशिका जो है सारी मूवमेंट्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। इसीलिए इन जीवों को क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐसे जीव जिनका शरीर एक ही सेल से बना होता है और यही जो सेल है ये शरीर के सारे फंक्शंस को क्या करती है, रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल देखेंगे ऐसे जीव तो हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ भी आते हैं इसमें, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक ऐसा जीव है जो कि पानी के अंदर रहता है। ये एक ही है, ये एक ही क्या करेगा, इसके शरीर एक सेल से बना है, वही खाने का काम करता है, वही डाइजेशन का काम करता है, वही एक्सक्रीशन का काम करता है, वही रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो सारे काम इस एक कोशिका के द्वारा ही रेगुलेट किए जाते हैं। अब इसके अंदर हम और देखेंगे एक मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के जीव जो हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, एक कोशिकीय जीव के अंदर ही आते हैं। अब बहुकोशिकीय नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत कोशिकाओं से या हम कहें एक से अधिक सेल्स का बना होता है। इनके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक फंक्शंस के लिए क्या होती हैं, अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम किन के अंदर काउंट होते हैं, हम काउंट होते हैं मल्टी सेलुलर के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर खाना खाने के लिए अलग से सिस्टम है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या हम कहें निकालने के लिए अपचित भोजन को उसके लिए उत्सर्जन तंत्र है, और हम कहें कि रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो प्रत्येक काम के लिए अलग अलग सेल्स के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं, बहुकोशिकीय के अंदर। एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर आएगा कवक, मोस्टली कवक, और पादप प्लांट व जंतु। ये किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर के अंदर काम किए जाते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है सेल, उसके अंदर हमने ये क्या देखा कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट थोड़ा सा और देख लो कि कोई भी कोशिका है उसका संगठन क्या है। कल हम इसका डायग्राम समझेंगे। कोशिका के अंदर मेन दो पार्ट पाए जाते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट हम लिखेंगे कोशिका
झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दो मेन कंपोनेंट क्या है, पहला है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एंड सेकंड इज जीव द्रव्य जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो है ये आगे जाकर के फर्दर डिवाइड होगा किसके अंदर, तो कोशिकांग और केंद्रक। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है कोशिकांग के अंदर जो कोशिका में पाए जाते हैं, और केंद्रक। कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं, यदि हम देखें कि किसी भी कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, तो तीन तरह के हम देखेंगे। पहला देखेंगे बिना झिल्ली के, झिल्ली रहित। सेकंड हम देखेंगे दो एकल झिल्ली वाले, और थर्ड देखेंगे दोहरी झिल्ली वाले। झिल्ली रहित के अंदर एग्जाम्पल देखें कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट राइबोसोम, सेकंड तारकाय सेंट्रोसोम, एकल झिल्ली के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो गोल्जिकाए, ईआर, अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोहरी झिल्ली के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, यहाँ पर एक लाइसोसोम। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, हम देखेंगे कि एक कोशिका के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से उसके संगठन हैं। तो पहला है कोशिका झिल्ली, कोशिका डिवाइड हुई कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य के अंदर। जीव द्रव्य नेक्स्ट, कोशिकांग, केंद्रक। अब कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं, तो झिल्ली रहित, एकल झिल्ली वाले और दोहरी झिल्ली वाले। झिल्ली रहित कौन कौन से हैं, राइबोसोम और तार्किकाए। एकल झिल्ली वाले गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। और दोहरी झिल्ली के अंदर कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है सेल के बारे में, थोड़ा सा हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीव की जो इकाई है जीवन की या जीने की, वो क्या है, सेल है। सेल जो है किसी भी जीव की फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंडामेंटल यूनिट है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की खोज की, सेलुला नाम या सेलुलाई नाम दिया। किसमें प्रकाशित हुई, माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर प्रकाशित हुई थी। इसके बाद
जीवित सेल की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सेल नाम किसने दिया था? हर्टविंग के द्वारा दिया गया। सेल थ्योरी आई स्लाइडेन श्वान की। इन्होंने कहा प्रत्येक जीव जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है और प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और प्रत्येक सेल में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। इसी थ्योरी के कुछ अपवाद थे। पहला था कि वायरस जो है यह जीव है पर लेकिन इसका शरीर जो है कोशिका से नहीं बना। किससे बना है? न्यूक्लियोप्रोटीन से बना है। वायरस एक कण की तरह होते हैं। जब तक ये किसी के शरीर से बाहर हैं तो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी के शरीर में एंटर करते हैं तो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। अपने अंदर क्या कहें मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जैसी और संततियां बनानी स्टार्ट कर देते हैं और जो परपोषी या होस्ट है उसके शरीर को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब सेकंड अपवाद क्या था कि प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब्स पाई जाती हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता लेकिन ऊंट की आरबीसी में पाया जाता है। ये जो थ्योरी थी कहाँ पर असफल रही कि एक कोशिका वाले से या एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं कैसे बनती है। नेक्स्ट आई मॉडर्न थ्योरी। रुडोल्फ विर्चो ने एक कथन दिया था ओमिनोसेलुला ई सेलुला, मतलब पुरानी कोशिका से ही एक नई कोशिकाएं या नई कोशिकाएं बनती हैं। किस प्रक्रिया के दौरान? सेल डिवीजन के दौरान। नेक्स्ट हमने देखा कि किसी भी जीव का, चाहे वो जीव सूक्ष्म जीव है चाहे वो बड़ा जीव है, उनके शरीर का संगठन कैसे बनता है? तो सबसे पहले कोशिकाएं होती हैं, समान कोशिकाएं मिलती हैं, टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर अंग बनाते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, फिर उससे पूरे जीव के शरीर का निर्माण होता है। सेल की स्टडी क्या कहलाई जाती है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जो जनक हैं वो क्या है? रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी न्यूरॉन, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। अब मानव शरीर में बात करें तो सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु और सबसे लंबी न्यूरॉन। इसके बाद हमने देखा कोशिका की संरचना के आधार पर दो तरह की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक या तो एब्सेंट होगा या फिर लेस डेवलप्ड होता है। प्रोकैरियोटिक जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती, इसके केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, जबकि इस कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। अब कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के हैं, पहला यूनिसेलुलर, सेकंड है मल्टीसेलुलर। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना है और वही एक कोशिका सारे फंक्शंस रेगुलेट करती है। और बहुकोशिकीय ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है और हर काम के लिए अलग अलग कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कोई भी कोशिका है उसका संगठन क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका मेनली दो पार्ट्स होते हैं, कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड होगा कोशिकांग और केंद्रक के अंदर। कोशिकांग कौन कौन से हैं? झिल्ली रहित, एकल झिल्ली वाले और दोहरी झिल्ली वाले। झिल्ली रहित कौन सा है? राइबोसोम, तारक काय। एकल झिल्ली वाले गोल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम। और दोहरी झिल्ली वाले के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है कोशिका पढ़ा है, कल हम इसके डायग्राम से इसको समझेंगे। आज थ्योरी वाला थोड़ा सा पोर्शन कर दिया, कल हम इसको ये सारी जितने भी ये ऑर्गन्स या जितने नाम लिखे हैं ना, कल हम इसको किससे कर पढ़ेंगे? डायग्राम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू, धन्यवाद।